चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले आप सभी को और हमें भी उम्मीद थी कि अंत में सरकार जिस प्रकार से सामान्य तौर पर बाकी सरकारों का ट्रेंड होता है, अंतिम समय के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लुभावने कार्य जो किए जाते हैं और उनके अंदर बेरोजगारों को लुभावने दृष्टिकोण से या उनको अपने पक्ष में करने के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर जो रिक्तियां हैं अर्थात विज्ञापन निकाले जाते हैं और चाहे एग्जाम उनका बाद में हो, उनमें समय लग जाए इत्यादि के रूप में सामान्य तौर पर यह किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अब की बार हम सभी को भी उम्मीद थी कि अच्छा विज्ञापन आने वाला है। अब उसके पीछे कारण क्या रहे, सुनने में यह आ रहा है कि विज्ञापन तैयार भी हो चुका था, लेकिन एक सब्जेक्ट में वहां पर योग्यता को लेकर के जो कैबिनेट के अंदर उसको फाइनलाइज किया गया, उसको अनुमति वहां पर राज्यपाल के यहां से अनुमति विलंब से मिली, यहां तक कि कल ही मिली ऐसा कहा जाता है। इस वजह से वो अनुमति का जो प्रसंग नहीं मिलने की वजह से कुछ लोगों ने इसका कारण माना है। हो सकता है कि सरकार की भी गंभीरता नहीं रही हो सकता है कि और भी अन्य कोई कारण इसके अंदर रहे हो। उन सभी कारणों की वजह से यहां जो आचार संहिता से पहले जिस विज्ञापन की हम उम्मीद कर रहे थे वो विज्ञापन हमें नहीं मिला। लेकिन विज्ञापन मिलने या नहीं मिलने से आपकी तैयारी के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ना चाहिए। उसका कारण क्या है, यदि विज्ञापन कल आ भी जाता, आचार संहिता से पहले आ भी जाता, तो भी पक्का है कि परीक्षा तो अभी होने वाली नहीं थी। आजकल आरपीएससी का ट्रेंड एक अलग प्रकार का ट्रेंड हो गया है, न केवल आरपीएससी का बल्कि जो हमारा बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसका भी ट्रेंड ये हो गया है। आरएस के एग्जाम में देख लीजिएगा या अन्य कई परीक्षाओं का ट्रेंड हमने देखा है। इनके पीछे एक लॉजिक काम कर रहा है कि लंबा समय विज्ञापन से लेकर के परीक्षा के बीच में ये लंबा समय नहीं देते। सामान्य तौर पर कोई विशेष परिस्थिति, अब जैसे अब की बार चुनाव की वजह से कई एग्जाम्स में समय लग सकता है, अन्यथा पीछे कई एग्जाम्स का यदि हम देखें तो फॉर्म भरने के साथ ही एक तरह से देखा जाए एग्जाम की तैयारी भी हो गई। आपने देखा होगा कई स्टेट के अंदर ऐसा हुआ है, बिहार के अंदर तो आपने देखा ही होगा, वहां तो कितनी तीव्रता के साथ काम हुआ है। तो ये पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष में जब ये परीक्षा सुधारों के प्रसंग में जो बात आती है उसमें यह बात भी सामने आई है कि विज्ञापन से लेकर के परीक्षा के बीच में ज्यादा गैप होना, जो अनैतिक कार्य है, चाहे पेपर आउट वाला प्रसंग हो, चाहे वहां पर और किसी प्रकार के सेटिंग बाजी का प्रसंग हो, वो सारे के सारे कार्य तभी होते हैं जब एक लंबा गैप हो जाता है। तो सभी मतलब एक व्यापक के तौर पर इसको विचार विमर्श हुआ है। सभी सामान्य तौर पर जितने भी आयोग हैं वो आयोग इसको लेकर के सहमत हैं कि विज्ञापन से लेकर के परीक्षा के बीच में ज्यादा लंबा गैप नहीं होना चाहिए। वैसे रूल तो कोई नहीं है, सामान्य तौर पर आरपीएससी का एक नियम है, विज्ञापन के बाद वो लगभग 45 दिन से पहले कोई एग्जाम नहीं करवाता। 45 दिन का मतलब हो गया 1.5 महीने, 1.5 महीने का एक नियम है। पहले भी काफी एग्जाम्स में ऐसा हुआ है, 1.5 महीने के अंदर एग्जाम करवाया हो विज्ञापन कंप्लीट होते ही, मतलब फॉर्म भरवाते ही 1.5 महीने का टाइम, फॉर्म भरने का टाइम लगभग 1 महीने, मतलब एक तरह से मान लीजिएगा विज्ञापन से और एग्जाम के बीच में 2.5 महीने का गैप एक कॉमन सी बात है, आरपीएससी का ट्रेंड रहा है। इसके पीछे एक सबकी एक सोच, साझी सोच भी होती है। उस साझी सोच के तहत वहां पर विभिन्न कोचिंग संस्थानों को डिमोरलाइज करना। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जैसे लंबा कोई विज्ञापन आता है, लंबा चलता है, तो पता ही आपको सभी को ध्यान होगा, कोचिंग्स में बैच लगातार चलते रहते हैं, विद्यार्थी भी इन्वॉल्व होते हैं। यद्यपि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से वो सकारात्मक भी है, लेकिन कोचिंग्स को डिमोरलाइज करने या उनको डिमोटिवेट करने और अच्छे स्वाध्यायी के विद्यार्थी या फिर अच्छे विद्यार्थी सामने आ सकें, जो वास्तव में अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको सामने लाया जा सके, इसके लिए ये समय की जो सीमा है, मतलब ये कम से कम रखी जा रही है। बिहार में आपने देखा होगा ये टीआरई वाले जो एग्जाम हुए, टीचर रिक्रूटमेंट वाले जो एग्जाम हुए, वो सारे के सारे कितने झटके से फॉर्म भरे, 10 दिन बाद में एग्जाम हो गया, ऐसे रूप में आपको देखने को मिला। या फिर आपने देखा होगा परीक्षा सुधार के दृष्टिकोण से अभी पेपर के लेवल के अंदर जो फर्क आए हैं, पेपर का जो स्तर है, पहले जो पेपर का लेवल आता था वो अलग था, आजकल पेपर का लेवल अलग आने लगा, ताकि कोई यदि पेपर आउट भी कर ले तो उसको उत्तर ढूंढने में 10 दिन लग जाए, या फिर उत्तरों को अच्छे प्रकार से ढूंढ नहीं पाए,
अच्छे व्यक्ति के सन्निकर्ष के बगैर उनका जवाब तैयार नहीं कर सकें। तो ये सारे सारे के सारे प्रसंग परीक्षा सुधार के प्रसंग से ही जुड़े हुए हैं। अब यदि मान लीजिएगा कि आचार संहिता से पहले हमारा विज्ञापन आ जाता, तो भी पक्का था कि आचार संहिता में तो एग्जाम होने वाला नहीं था। जनवरी फरवरी तक, क्योंकि अभी आरपीएससी के पास असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, एक बड़ा एग्जाम उनके पास पेंडिंग है। संभावना करते हैं कि वो जनवरी फरवरी के अंदर, और अब तो उम्मीद है कि दिसंबर में उनके पास फ्री रहेगा, क्योंकि चुनाव की तिथि थोड़ी पहले आ गई है। 23 नवंबर को यदि चुनाव है और 3 दिसंबर तक सारे, मतलब एक तरह से देखा जाए रिजल्ट भी आ जाएगा, 5 दिसंबर तक तो पूरा बाइंड अप करना है इनको। तो यहां पर इस तरह से देखते हुए दिसंबर इनके पास पूरा फ्री पड़ा हुआ है। लेकिन दिसंबर में चूंकि नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे कोई सी भी रहे, चाहे ये रिपीट हो चाहे दूसरी गवर्नमेंट आए, उसको स्टार्टिंग में तैयारी का अवसर, मतलब करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, तो सारी चीजों को लेकर के हो सकता है तैयारी में समय लग जाए। प्रक्रियागत जो कार्य चल रहे हैं उनको कर भी सकती है। तो दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने का समय अभी भी आरपीएससी के पास बचा हुआ है। वो चाहे तो एग्जाम भी करवा सकता है और चाहे तो कोई विज्ञापन इत्यादि भी निकाल सकता है। यदि किसी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं हुआ, यदि किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ, तो आरपीएससी के पास जो विज्ञापन अंतिम अवस्था के अंदर है उसको आते ही निकाला जा सकता है। मतलब दिसंबर में भी आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अन्यथा दिसंबर में यदि नहीं भी हो तो जनवरी फरवरी में तो विज्ञापन पक्का देंगे, क्योंकि अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो भी रिजल्ट मिलेगा, अब इस विज्ञापन को नहीं देने से सकारात्मक मिलता है कि नकारात्मक मिलता है, जो भी सरकार आएगी, क्योंकि इसके तत्काल बाद में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनावों में इस चीज से सीखेंगे भी। यदि इससे नुकसान होता है तो भी सीखेंगे, इससे फायदा होता है तो भी सीखेंगे, और उसके अनुसार जहां तक संभावना है दिसंबर एंड या जनवरी के अंदर तो विज्ञापन निकाल ही देना चाहिए। और अब इतनी बात के बाद लगभग क्लियर हो चुका है। यदि दिसंबर के प्रारंभ में निकालते हैं तो हो सकता है कि वो मार्च तक, फरवरी तक एग्जाम भी करवा दें। लेकिन चूंकि मार्च और फरवरी में बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो कई प्रैक्टिकली सामान्य तौर पर देखा गया है कि आरपीएससी मार्च के दौरान कोई एग्जाम, मार्च अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं करवाती, क्योंकि उस दौरान बोर्ड के एग्जाम या विभिन्न यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम है वो आपस में क्लेश करते हैं, तो उनको तिथियों का परिवर्तन करना पड़ता है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जून जुलाई के अंदर, मतलब क्योंकि अप्रैल मई के अंदर फिर आपके लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, उस दौरान फिर कोई काम विशेष तौर पर नहीं हो पाएगा, या फिर यद्यपि एग्जाम का कार्य हो सकता है, एग्जाम प्रक्रियागत कार्य है, चल सकते हैं, लेकिन संसाधनों के दृष्टिकोण से कई बार आयोग ऐसे प्रसंगों में एग्जाम नहीं करवाता। जहां तक उम्मीद हम कर रहे हैं कि जून और जुलाई, अब हमारा जो एग्जाम का जो प्रसंग है जून जुलाई तक जाएगा। और आज यदि विज्ञापन आ जाता, आचार संहिता से पहले विज्ञापन आ जाता, तो भी उम्मीद वही थी कि एग्जाम जून जुलाई तक जाएगा। सामान्य तौर पर यही उम्मीद हम कर सकते थे। मतलब विज्ञापन के आधार पर आपके तैयारी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विज्ञापन आएगा जब देखा जाएगा, जब आएगा तब तक तो हम पूरी तरह से तैयार रहें। जैसा कि मैं हर बार आपको कहता हूं, विज्ञापन आने तक आप पूरी तरह से तैयार रहो। विज्ञापन आते ही तो यदि कोई एक्स्ट्रा जुड़ा है तो उसको पढ़ना चाहिए आपको, और विज्ञापन मतलब फॉर्म भरने के बाद तो आप पूरी तरह से उस एग्जाम के मोड में आ जाओ। मतलब जैसे फॉर्म भरा, आज फॉर्म भर दिया और कल से आप तैयार हो जाओ कि मेरे को इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मतलब मेरे को अभ्यास करना है, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। फॉर्म भरते ही आपको तैयार रहना है। लेकिन ये कब होगा? देखो, फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम हो चाहे सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम हो, एक व्यापक पाठ्यक्रम है। पहले वाला कॉन्सेप्ट तो काम आएगा नहीं कि आपने 10 पन्ने शिक्षण विधि के पढ़ लिए, 10 पन्ने इतिहास के पढ़ लिए, संस्कृत साहित्य के इतिहास पढ़ लिया और सूत्रों को पढ़ लिया और पार पड़ गई। पहले के कुछ एग्जाम्स में ऐसा भी हो सकता था, यद्यपि कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते थे। अब जो परीक्षा का ट्रेंड रहा है ना, वो थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव हो गया है। डेस्क्रिप्टिव का मतलब वहां पर आपसे सीधे, अभी जैसे कई बार का फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख लो, चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर देख लो, चाहे थर्ड ग्रेड का पेपर देख लो, तीनों ग्रेड के पेपर देख लीजिएगा, यहां तक कि संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का पेपर देख लो। ये 4 पेपर तो लगभग कॉमन पेपर हैं, जो लगभग सभी के काम के हैं। आप में से जितने विद्यार्थी हैं सभी के काम के हैं। उन 4 पेपर्स के ट्रेंड को आप देखोगे ना, तो ट्रेडिशनल प्रश्नों के बजाय, मतलब जो परंपरागत तौर पे प्रश्न आते थे ना, उनके बजाय थोड़े से नए तरीके के, 150 में से ये मान लीजिएगा 100 प्रश्न नए प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। 50 प्रश्न ट्रेडिशनली मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 प्रश्न कुछ नए प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं।
ये नए प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप 1 दिन का, 15 दिन का या 10 दिन की या महीने भर की तैयारी आपके काम नहीं आएगी। ट्रेडिशनल प्रश्नों के हल करने के लिए तो काम आ सकती है, आपका रटा हुआ तो काम आ जाएगा, जीके में आपने पढ़ा तो काम आ जाएगा। लेकिन यहां पर तो संस्कृत में तो आपने देखा होगा ना, अस्ति नास्ति, और संस्कृत में तो एक बड़ी बात हो रहा है, या मैं के अंदर ए मिल गया तो अलग अर्थ हो गया, और मैं हलंत करके दे दिया तो अलग अर्थ हो गया। मतलब एक तरह से देखा जावे, यहां पर आपको और भी अंदर जाने की आवश्यकता है। ये समय अब आगामी जैसे लगभग ये मान लीजिएगा लगभग 2 महीने का समय हम मान सकते हैं, या 2 महीने से ज्यादा का समय हम मान सकते हैं, और उसके बाद में बीच में दूसरे चुनाव आएंगे, 2-2.5 महीने का समय वो मान सकते हैं, क्योंकि उसमें लंबा चलेगा तो आचार संहिता भी लंबी चलेगी, तो 3 महीने का समय वो मान लीजिएगा। ये 2 और 3 मतलब 5 महीने का समय है ना। अब आगामी आपके एग्जाम से पहले ये मान लीजिएगा 7-8 महीने के अंदर जो 5 महीने का समय है ना, उसमें 90% विद्यार्थी अपने आप को दूसरे कामों के अंदर व्यस्त रखेंगे, जो कि काम फालतू के हैं। आपके काम का एक भी काम नहीं है। इलेक्शन के अंदर आपकी ड्यूटी बनती है, आपको वोट देना है, आप वोट देंगे, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन वोटिंग 1 दिन होगी। लोकसभा में आपको वोट देना है, वो भी 1 दिन होगा। मतलब वोटिंग का काम 1-1 दिन का है। वहीं तक आपकी अभी आज तक की जो आपकी जिम्मेदारी है वो इतनी ही बनती है। अभी आपकी जिम्मेदारी खुद का चयन करवाने की है। खुद को एमएलए बनाओ, खुद को एमपी बनाओ। आप यदि सरकारी सेवा में आ गए तो अपने आप एमएलए एमपी बन गए। अदरवाइज ये न तो कोई एमएलए आपकी हेल्प करेगा और न कोई एमपी आपकी हेल्प करेगा। उनके लायक तो बनो। आप ये कहोगे मेरे को कोई कल को कोई काम पड़ जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगा फिर उनके पास, उनके चुनावों में सहायता नहीं करूंगा तो। अरे लेकिन चुनावों में आप उनकी हेल्प तो तब लोगे जब आप उसके लायक बनोगे। आपकी नौकरी लग गई, आपको ट्रांसफर करवाना है, ट्रांसफर तब होगा जब पहले नौकरी लगेगी। नौकरी लगना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको ये जो समय ना, ये समय एक तरह से देखा जाए शांति से आपका अध्ययन करने का समय है, और ये एक ऐसा समय है जिस समय के अंदर आप अन्य लोगों को, अन्य विद्यार्थियों को, इनको आगे क्रॉस करोगे। और इस बात की गारंटी है, जो टॉप मोस्ट रैंक लेकर के आएंगे वो तो वही ले। आज मैं कह रहा हूं, क्लियर कट कह रहा हूं मैं, आप चाहे विज्ञापन के बाद आपका जब रिजल्ट आएगा ना, तब सुन लेना, टॉपर्स में से कोई ना कोई भी आपसे बातचीत कर लेगा या आपके सामने मत रख देगा। जो आज से रेगुलर चल रहा है ना, आज से कंटिन्यू रहेगा, वो टॉप में जाएगा, अदरवाइज टॉप में नहीं जाएगा। और टॉप की कितनी वैल्यू आप समझते हो, रैंक की कितनी वैल्यू है, पोस्टिंग के अंदर वैल्यू है, मेरिट के अंदर वैल्यू है। जब पता लगेगा, जब आप काउंसलिंग में जाओगे। अभी पूछना जो फर्स्ट ग्रेड की काउंसलिंग, थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग और कुछ सब्जेक्टों की सेकंड ग्रेड की काउंसलिंग इत्यादि, उनसे पूछो किस प्रकार से वहां पर एक एक रैंक के आधार पर, एक एक नंबर की वजह से किसी को 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, किसी को 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, एक रैंक की वजह से। आपसे ऊपर वाली रैंक वाला आपके खुद के जिले में है और आप उसके बाद की रैंक के थे, इसलिए आपको 300 किलोमीटर जाना पड़ा। फिर आपको वही एमएलए एमपी के पीछे पीछे घूमना पड़ा। साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल लग गए, आपका जीवन बिल्कुल बेकार सा हो गया। वो चीज अब सुधारने की है। मतलब आपके पास समय मिल गया ना, ये शांति से बैठ करके पढ़ने का समय है। और अभी से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर लीजिएगा। जीरो लेवल से कैसे? जैसे आप में से कुछ विद्यार्थियों का तो पाठ्यक्रम अभी लगभग पूरा हो गया होगा। कई विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जो हमारे पास मई से आ रहे थे, तो मई वाले विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम लगभग पूरा होने वाला है। कुछ लोगों का सीरियल वाइज पूरा हो रहा होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, या मान लीजिएगा आज ही ज्वाइन किया है, या ज्वाइन करने वाले हैं। उन सभी विद्यार्थियों में भी आज से भी यदि हम ज्वाइन करते हैं, अब से भी हम ज्वाइन करते हैं, तो भी हम पीछे नहीं है, अब बराबर रह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो विद्यार्थी हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, उनको हमें सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे। अब इनके साथ अब जो 15 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं, 15 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच के साथ जो नई टेस्ट सीरीज, नया अपडेशन कुछ भी है, वो भी उनको साथ में मिलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। आप जो पहले जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनको मिलता रहेगा, ऑनलाइन भी मिलता रहेगा। मतलब उसके माध्यम से आपको तैयारी छोड़नी नहीं है। जैसे कि अभी हम 15 तारीख से संज्ञा प्रकरण से विषय को प्रारंभ करेंगे। संज्ञा प्रकरण से विषय प्रारंभ होगा, वही सिस्टम वही रहेगा। वैकेंसी नहीं आई तो भी हमारा लगभग 5-5.5 महीने का, लगभग 5 महीने का अंदाजन हमारा पाठ्यक्रम का शेड्यूल रहेगा। रेगुलर चलता रहेगा, सीरियल वाइज चलता रहेगा, क्योंकि या तो जो सर्किल वाइज आता रहेगा, जिसकी कुछ क्लासेस किसकी छुट्टी हुई है, तो वो क्रमिक तौर पर चलते रहेंगे। अभी भी यदि आपने नहीं पढ़ा है
तो वापस से यदि आपका कोर्स पूरा हो गया है तो स्वाध्याय प्रारंभ कर दीजिएगा। जैसे कि आपको लगे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, जैसे आज मैंने संज्ञा प्रकरण का कौन से टॉपिक का टेस्ट रखा, इसका मतलब आगामी टेस्ट कौन सा आएगा, उसकी आप तैयारी, मतलब आप जो तैयारी कर रहे हो उसको वापस से कंटिन्यू रख सकते हो। यदि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप 3 घंटे के विषय को 1 घंटे के अंदर पढ़ के टेस्ट दे सकते हो, बाकी समय आप अन्य पेपर में लगाइए। और आप यदि अब से ज्वाइन करते हैं तो 2-3 घंटे का समय देकर करके आप टेस्ट भी साथ में देते रहो। मतलब ये पूरी तरह से अब आगामी जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट तो मैं 5 ऑप्शंस के साथ में पूरी तरह से वही जो आरपीएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न को इन्वॉल्व कर रहा हूं, 5वां विकल्प भी वहां पर जोड़ रहा हूं ताकि उसी के अनुसार आपको अभ्यास हो सके, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है इत्यादि को लेकर के भी। और आगे की जो टेस्ट सीरीज होंगी उसमें तो मैं माइनस मार्किंग भी इन्वॉल्व कर रहा हूं। अब माइनस मार्किंग के तरीके से, अभी तक सामान्य तरीके से टेस्ट हो रहे थे, अब माइनस मार्किंग के तरीके से भी हम टेस्ट करवाएंगे ताकि उसका अभ्यास परीक्षा के दृष्टिकोण से आप कर सकें, मतलब पूरी तरीके से उसको लेकर के साथ में चलें। तो सबसे पहली बात तो यह है, अब आपको यह होकर के निराश नहीं बैठना है कि विज्ञापन नहीं आया, हम क्या करें हम क्या करें। यह समय निराश होने का नहीं है, यह समय अपना अच्छा, अपना श्रेष्ठ, अपना बेहतर करने का समय है। इस समय में जो बच गया ये समय बहुत कठिन समय भी है, आपको डिमोरलाइज करने वाले ज्यादा मिलेंगे। आपके घर से फोन आएगा कि अब क्या करोगे जयपुर में रह करके, वैकेंसी तो आई नहीं, या आपका पड़ोसी ये कह रहा होगा, आपका साथी ये कह रहा होगा, कोई भी कह रहा हो, उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए यदि मैं उसकी बात पर ध्यान दूंगा तो पक्का मैं जयपुर छोड़ के चले जाऊंगा या मेरी तैयारी छोड़ दूंगा। और तैयारी छोड़ दूंगा और मान लो जनवरी में दिसंबर में विज्ञापन आ गया और कोई भी एग्जाम जल्दी हो गया, तो क्या मैं इतना कंफर्टेबल हूं, क्या इतना मैं सक्षम हूं कि मैं औरों के साथ हो जाऊंगा। यह ध्यान रखना, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कोरोना के बाद यद्यपि हमें काफी कुछ नुकसान झेलने को पड़े, लेकिन कोरोना के बाद एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट हमारे पास आया है एजुकेशन लाइन के अंदर, वो आया है ऑनलाइन एजुकेशन। यद्यपि कुछ लोग इसकी बुराई करते हैं कि ये थोड़े दिन चलेगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, ये थोड़े दिन की काम नहीं है। ये बुराई तो कंप्यूटर की भी हुई थी, लेकिन कंप्यूटर की बुराई अब आज देखो आप हर जगह कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया ना। पहले कहा था कंप्यूटर ये बक्से है, इनको जब तक चलाने वाले नहीं मिलेंगे तो क्या चलेंगे इत्यादि, ये सारा मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कंप्यूटर की क्या महत्ता है, हर जगह आ गया। ऑनलाइन एजुकेशन का एक फायदा यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी को आज घर बैठे वो सुविधा मिल रही है। आप में से आपने देखा होगा भी हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेकंड रैंकर थी नीलम कंवर, उसका आपने वीडियो देखा होगा। वो जयपुर नहीं आ सकती थी, करौली की रहने वाली थी, कोई गांव की रहने वाली थी, मेरे को तो पता भी नहीं है। वो वहां से यहां जयपुर नहीं आ सकती थी। अब यदि मान लीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि पूरा उसमें मेरा योगदान है, टीचर तो एक माध्यम मात्र होता है, सामग्री देने वाला होता है, पढ़ना तो आपको ही होता है, लेकिन यह काम भी एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम करता है। अर्जुन यदि नहीं, यहां पर सबसे जैसे कौरव और पांडवों की लड़ाई के अंदर अर्जुन मुख्य योद्धा थे, लेकिन यदि भगवान कृष्ण नहीं होते तो हो सकता है कि अर्जुन हार जाता, मतलब पांडव हार जाते, संभव था। युद्ध कभी भी कृष्ण ने नहीं लड़ा, कृष्ण केवल मार्गदर्शक था, कृष्ण केवल रथ को ले जा रहा कि चलना कहां पर है। वो भूमिका एक अच्छे अध्यापक की या अच्छे संस्थान की हुआ करती है कि आपको कृष्ण की भूमिका रखे, वो आप जब डिमोरलाइज हो आपको मोटिवेट करे। आप एक टेस्ट में आपके नंबर कम आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर हो गए, आपको उसी प्रकार से प्रोत्साहित करें। आज जो परिस्थिति, उस परिस्थिति से बाहर निकालना ये कृष्ण का काम है। मतलब भगवान कृष्ण के बारे में आपने देखा, गीता के 2वें अध्याय में आपने पढ़ा कि मना कर दिया अर्जुन ने कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। आज स्थिति वही आपकी है कि मैं तो तैयारी नहीं करूंगा, लेकिन अब उसको पूरी बातें समझाते हुए भगवान कृष्ण ने कैसे उसको मोटिवेट किया। और जब यदि वो उसी वक्त बाहर निकल जाता, तो आज जब हम पांडवों की बड़ाई करते हैं ना, पांडवों की बड़ाई की जगह पांडवों की बुराई कर रहे होते कि वो कायर थे जो युद्ध से चले गए। ठीक उसी प्रकार से आज यदि आप तैयारी के मैदान से हट गए ना, तो आप कायर कहलाओगे। और आप क्योंकि अब मैदान से हटोगे तो फिर आप कोई ना कोई दूसरा विचार करोगे, दूसरा विचार करोगे तो कई प्रकार के विचार आएंगे। घर वाले आपको कोई काम धंधा खुलवा देंगे, हो सकता है कोई गृहिणी होगी गृह के कार्यों में दक्ष हो जाए, मतलब उसके अंदर संलग्न हो जाए, कोई दाम्पत्य के जीवन के अंदर संलग्न हो जाए, कोई जो अविवाहित है वो सोचेंगे चलो विवाह कर लेते हैं, पता नहीं वैकेंसी तो आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, जो विवाहित है वो सोचेंगे बच्चे कर लेते हैं, चलो छोड़ो, पता नहीं ये दिन के चक्रों में हम ऐसे बैठे रह जाएंगे। मतलब सब अपने अपने काम में संलग्न होकर के, हो सकता है परिस्थिति चेंज। मैंने काफी विद्यार्थियों को ऐसा देखा है
यहां आए, पहले भी यहां आने के बाद तैयारी प्रारंभ की, बीच में किसी कारणवश सर घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर रहे हैं तो मुझको जाना पड़ेगा, जाओ कोई बात नहीं है। शादी करने के बाद 2-3 साल बाद, 4 साल बाद वापस से वो थोबड़ा यहां पे दिखाई देता है। जब मुझे पता लगा कि तब यदि वो तैयारी 6 महीने के लिए रुक जाते शादी के लिए या किसी प्रसंगवश 6 महीने के लिए इंतजार कर लेते तो इनको मतलब 5 साल की नौकरी हो जाती, और वो अब 4-5 साल बाद में वापस। सामान्य तौर पर यह प्रसंग देखने को काफी, एक नहीं मेरे पास कम से कम ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जो मैं कह रहा हूं ये मजाक की बात नहीं, ये सीरियस बात है। ये यदि आप अध्ययन छोड़ देंगे ना तो घर वाले भी आपका दूसरा विचार करेंगे, आप भी शांत रहेंगे तो आप भी कोई दूसरा विचार करेंगे, और आपकी जो तैयारी का रोटेशन है ना वो समाप्त हो जाएगा। ये जो 6-7 महीने एग्जाम देने के बाद आपकी मर्जी हो जो कर लेना, फिर रिजल्ट का इंतजार मत करना चाहिए। एग्जाम के दिन तक इंतजार कर लो, एग्जाम के बाद रिजल्ट होगा जो देखा जाएगा, लेकिन एग्जाम तक आप पूरी तरह से सर्वस्व समर्पित कर दीजिएगा। चाहे आप जयपुर में रह रहे हो, चाहे आप आपके कस्बे में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आपके घर में तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने वाले पे डिपेंड करता है। तैयारी कैसे करना चाहता है, किस परिस्थिति में करना चाहता है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप कैसा करना चाह रहे हो, क्योंकि रिजल्ट भी आपको मिलेगा, फल भी आपको मिलेगा, सकारात्मक होगा तो भी आपको, नकारात्मक होगा तो भी आपको। आप में से जो सक्रिय रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, वो आपसे आगे चले जाएंगे, ये भी सोचो आप। और वो सबसे बुरी स्थिति होती है आप फेल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी दुख नहीं होगा, हो जाएगा, 1-2 दिन रहेगा। लेकिन जब आपका पड़ोसी या आपका साथी उसमें पास हो जाए ना, तब आपका दुख अलग प्रकार का होता है, क्योंकि आपको घर वाले सुनाएंगे, रिश्तेदार सुनाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी सुनाएंगे, सब आपको सुनाने का काम करेंगे। और यदि अभी से आप तैयारी करेंगे, अब बीच में कोई अवसर नहीं है, अब से पहले जो हो चुका, जो तो हो चुका, भूल जाओ उसको। तुम अब के एग्जाम्स में हमारा हुआ कि नहीं हुआ, कम नंबर रहे ज्यादा नंबर रहे, उससे तो सीखो आप कि कौन सी जगह आपके कम रहे, और अभी से आप तैयारी करेंगे ना तो रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखना, मैं इनका अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉप मोस्ट आए, थर्ड ग्रेड में टॉप मोस्ट आए, उनकी स्टडी कर रहा था, उन्होंने कोर्स कब लिया और उनके टेस्ट कितने रहे, उनका जब टोटल ओवरऑल मैं देख रहा हूं तो एक एक विद्यार्थी 250 टेस्ट दे चुका, टॉपर्स में से 250 टेस्ट, और उनमें किसी में तो 30%, किसी में 40% भी नंबर। ऐसा नहीं कि सब में 80-90% नंबर आए हों, कई टेस्ट में 30-40% नंबर भी आए हुए हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस किए हैं, रेगुलर अभ्यास किया है, रेगुलर। और वो अधिकांश विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने साल भर पहले, किसी ने 8 महीने पहले, किसी ने 9 महीने पहले कोर्स लिए हुए थे, यानी कि एंड टाइम के ऊपर, लास्ट टाइम के अंदर, या मतलब विज्ञापन आया उसके बाद, ऐसा नहीं है। मतलब एक तरह से तैयारी का लेवल देखा जाए तो बेसिक तौर पर पहले से चल रहे थे। और एक दूसरी बात और, आप जो नए विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थियों के कंपटीशन में वो सारे विद्यार्थी हैं जो अभी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर डबल में सेलेक्ट हुए, लेकिन अब सिंगल में सेलेक्ट नहीं हुए। मतलब समझो कि वो टॉप मोस्ट तो है ही है, डबल में आए वो तो कोई 1 नंबर से रहा, कोई 2 नंबर से रहा, कोई 5 नंबर से रहा, ऐसे विद्यार्थी है ना। फर्स्ट ग्रेड की बात करें, 200 में से 200 सेलेक्ट हो गए, 200 डबल वाले पड़े होंगे, और इधर सेकंड ग्रेड की बात करें 1800 में से 1800 डबल वाले पड़े रहेंगे, और थर्ड ग्रेड की बात करें 1800 के 1800 डबल वाले पड़े रहेंगे। मतलब यद्यपि इनमें तो काफी कुछ कॉमन भी है, लेकिन 2-3 हजार विद्यार्थी कम से कम ऐसे हैं, 2 से 3 हजार विद्यार्थी जो अभी डबल में आए थे लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हुए। अब उनमें भी सब तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से जो कंटिन्यू रख लेगा ना, नो डाउट वो आपसे बहुत आगे रहेगा। आपको क्या करना है, न केवल आपको औरों को, नयों को आगे, नयों को पार करना है, बल्कि वो जो आगे पुराने बैठे हुए हैं ना, उनको भी क्रॉस करना है। उनको इसलिए क्रॉस करना है क्योंकि वो उनकी तैयारी का लेवल, कई बार क्या होता है, विद्यार्थी जैसे एक बार पढ़ा हुआ होता है तो सोचता है दोबारा इसको मैं क्या पढ़ूं, पुराना ट्रेडिशनल तरीका उसके पास रहता है। लेकिन नए विद्यार्थी जब नए तरीके से पढ़ रहा होता है, उसका नया नया होता है, पूरा तरह से अभ्यास उसका किया हुआ होता है, नया विद्यार्थी आगे पहुंच जाता है पुराने को पार करके। तो आपको अभी से ये जो तैयारी का जो स्तर है ना, उसको लगातार लेकर के चलना है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी हो, कंटिन्यूअस आपको रखनी है। इस दौरान आपने बीच में यदि जैसे ईएमआरएस का एग्जाम है, यदि आपने फॉर्म भरा हो तो उसके भी आप जब एग्जाम आए उसको भी देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है।
क्योंकि नौकरी से पहले कहीं पर भी हमें कोई भी किसी प्रसंग में नौकरी मिले हम उसको देखते हैं। इसी दौरान बीच में यदि डीएसएसबी का विज्ञापन आता है तो उसके लिए तैयार हो जाइए, सीटेट इत्यादि यदि पास है तो। और बीच में यदि और भी कोई स्टेट का कोई विज्ञापन आता है तो ऐसी कोई बुराई नहीं है, चाहे आप ये मान लो कि मेरे प्रैक्टिस के लिए जाना है, 1000-2000 रुपए खर्च होंगे लेकिन अभ्यास हो जाएगा। और एक जगह सिलेक्शन होता है ना, तो आदमी विद्यार्थी को मोटिवेशन इतना भयंकर मिलता है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे कई विद्यार्थी ऐसे उदाहरण हैं जिनका पहले कहीं पर नहीं हुआ, 10 साल से तैयारी कर रहे थे, बहुत पुराने विद्यार्थियों में से। फिर एक बार थर्ड ग्रेड में हो गया, थर्ड ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड भी हाथों हाथ, फिर सेकंड ग्रेड के साथ फर्स्ट ग्रेड भी हाथों हाथ। मतलब जब एक बार आपका दिन बदल जाते हैं ना, कहते हैं ना एक बार टाइम बदल गया। पहले तो एक नौकरी के लिए जो तरस रहे थे बेचारे, ऐसे विद्यार्थी में जिनकी पत्नी छोड़ के चली गई नौकरी के चक्करों में, और अब थर्ड ग्रेड के बाद में सेकंड ग्रेड के बाद में फर्स्ट ग्रेड, लगातार 3-3 सिलेक्शन। तो ये दिन फिरने का टाइम है। एक बार एक बार चक्का घूम गया, एक बार चक्का घूम गया, फिर ये घूमता रहेगा, मतलब आप लगातार प्रोग्रेस करते रहोगे। और जब तक चक्का एक जगह जाम है ना, तो वो चक्का जाम ही रहेगा। उस चक्के को घुमाना है आपको। एक बार कोई से भी लेवल से, मैं थर्ड ग्रेड की बात अकेले नहीं कर रहा, सेकंड ग्रेड की बात नहीं कर रहा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तो नो डाउट अच्छी सर्विसेज हैं, थर्ड ग्रेड से थोड़ा सा और प्रोग्रेस कर ले तो बढ़िया है, मतलब आजीवन एक अच्छा शांति से जीवन कट सकता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अभी से आप तैयारी करें। यदि आपने पीजी नहीं कर रखा है, मतलब एमए नहीं कर रखा है, तो अब ये समय आपके लिए बढ़िया और भी बढ़िया है। कर रखा है तो ठीक है, कर रखा है तो आप नेट के लिए और यदि असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर रखा है तो उन दोनों के लिए तैयारी भी साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, 60-70% तो आपका इधर से कवर हो जाता है, लगभग 30% एक्स्ट्रा पढ़ना होता है नेट के अंदर और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। यदि आप एमए कर चुके हैं ना, तो इसकी तैयारी में कोई बुराई नहीं है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट मिल जाए तो आप सभी विद्यार्थियों का फायदा हो जाए, लेकिन थोड़ी समय की बाध्यताएं होती हैं। मैं रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बैठ करके कंटेंट तैयार करता हूं, लेकिन वो अकेले से कितना कुछ हो सकता है, बाकी और कोई इस मामले में एक्सपर्टनेस कोई मेरे पास कोई सपोर्ट है नहीं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। इसकी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक एमए नहीं किया है तो एक काम करना, प्राइवेट ही कर लेना, आचार्य या एमए कर लेना। यदि कोई शास्त्रीय ट्रेडिशनल है तो आचार्य कर लो, और यदि बीए कर रखा है तो आप, यदि बीएड इत्यादि हो चुकी है तो, यदि बीएड कंटिन्यू है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ 2 डिग्री मत करना, कोई मतलब नहीं है, फालतू का परेशानी होगी। यदि आप बीएड कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं, एमए आपने नहीं किया, तो ये साल और अगले साल, इस साल एमए के फॉर्म भरेंगे प्राइवेट वाले, एक साल तो ये निकल जाएगा, और कोई पता नहीं, समय का कोई पता नहीं है। अगली बार तक हो सकता है कि लंबा चल जाए विज्ञापन, कोई पता नहीं है, तो अगले साल तक आपका एमए भी हो जाए। मैं खुद इस चीज को झेला हुआ हूं। 2010 में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी 2000, एक बार तो 8 में, फिर 9 में उसका संशोधन आया। मैंने 2010 में आचार्य की थी। मैंने उस वक्त ये सोच करके फॉर्म नहीं भरा कि ये तो एग्जाम, उसमें क्योंकि डेट आई थी फरवरी-मार्च में एग्जाम हो जाएगा, अपने तो एमए के एग्जाम ही अप्रैल के अंदर होंगे, तो रिजल्ट कहां से आ जाएगा, तो हमने फॉर्म ही नहीं भरा। हमारे साथ वाले 1-2 लोगों ने भर दिया, वो सेलेक्ट हो गए फर्स्ट ग्रेड में, और हमने फॉर्म ही नहीं भरा। ये हमारे साथ हुआ है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, आप एमए भी कर लीजिएगा साथ में। अब की बार से ही एमए आपको पढ़ना कुछ विशेष नहीं है, आपका जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मैटर है ना, उसी के आधार पर आपकी एमए हो जाएगी, अच्छे नंबरों से होगी, इस बात की गारंटी है। अच्छे का मतलब 70% प्लस नंबर आएंगे। यदि आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अच्छा तैयार हो गया ना, तो एमए ऐसे होगी स्वतः, पता ही नहीं लगेगा, मतलब अलग से कुछ नहीं करना। तो ये साथ में ये कर लीजिएगा, और साथ में आप नेट की तैयारी भी आप साथ में रख सकते हैं एक अच्छी प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि ये सारा ओवरऑल आपका सब्जेक्ट है। आपको जैसे विज्ञापन या जो एग्जाम पहले आए उसकी तरफ लास्ट के 1-2 महीने के लिए स्पेसिफिक फोकस हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड का एग्जाम आया तो सेकंड ग्रेड के ऊपर फोकस हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आया तो फर्स्ट ग्रेड के ऊपर फोकस हो जाएंगे। कोई सा भी नहीं आया, नेट का एग्जाम आ गया तो 1 महीना नेट को स्पेशल दे दो। तो ये सारी चीजें अब आपके जीवन को लेकर के आपको खुद को बेस्ट चुनना है। ये समय, ये जो एक साथ है ना, आप में से कई विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि चलो मैं तो पहले सेकंड ग्रेड का कर लेता हूं, एक बार सेकंड ग्रेड बन जाए उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की सोचेंगे, फिर या फिर कहेंगे फर्स्ट ग्रेड बन जाए उसके बाद नेट की सोचेंगे। ये तरीका गलत है, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं, आप मार्केट में जा रहे थे, मम्मी ने कहा कि ये रोटियां है गाय को दे देना, और आपको पता था मार्केट के बीच में कुछ गायें भी मिलेंगी।
आप यदि अलग अलग काम के लिए जाओगे, चलो मैं पहले तो रोटियां दे आता हूं, बाद में मार्केट में जाऊंगा, तो आपको 2 बार जाना पड़ेगा। और आप चाहते तो अब रास्ते में गाय मिल जाएगी तो दे आएंगे, हो सकता है गाय नहीं मिली उसको वापस लेके आ गए, हो सकता है, संभव है। लेकिन यदि मिल गई तो हमारा समय बच गया ना, मतलब उस वो काम भी साथ में निपटा दिया। ऐसे ही इस तैयारी के दौरान मैंने जो कॉमन पार्ट देखा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, कोलेक्चर इत्यादि या अदर डीएसएसबी का टीजीटी हो, एमपी के टीजीटी पीजीटी कोई भी मतलब वर्ग 1 वर्ग 2 हो, चाहे यूपी का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे हरियाणा का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आसपास के स्टेट में कहीं पर भी हो, 95% मैटर कॉमन है, 95% मैटर कॉमन है। केवल 5% का फर्क आता है, तो जो स्पेसिफिक एग्जाम दें उस दौरान आप उसको देख सकते हैं। तो इन सबको लेकर के एक साथ तैयारी की जा सकती है, एक साथ उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। आज की आपकी आवश्यकता यही है कि आगामी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 5 महीने लोग काफी खराब करेंगे, 5 महीने खराब करेंगे, तो 5 महीने को बचाने के लिए आपका ये जो प्लान है ना, ये जैसे आचार संहिता लगी है इलेक्शन कमीशन की, ऐसे आपकी भी एक आचार संहिता होनी चाहिए कि इस 5 महीने में या 6 महीने के अंदर मैं किसी प्रकार का समय खराब नहीं करूंगा। ये आपकी आचार संहिता है। ये 5-6 महीने में जब दुनिया वाले सो रहे होंगे और विद्यार्थी मतलब साइड में हो गए होंगे, तब मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा और मैं मेरे चमक बढ़ाऊंगा, मेरे औजारों को पहने करने का समय है ये। और जैसे युद्ध आएगा मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाऊंगा। युद्ध आने के बाद मैं यदि औजार को पहने करने बैठा तो फिर मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब तक तो शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। ये समय, अभी युद्ध नहीं लड़ना, अभी आपको तैयारी करनी है युद्ध की, क्योंकि जैसे युद्ध हमारा सामने आया हम उसके लिए तैयार मिले मानसिक तौर पर। नहीं तो फिर बाद में लास्ट में क्या होती है, भगदड़ होती है, ये टॉपिक छूट गया और ये तो पढ़ाई नहीं, इसको पढ़ लेते तो ठीक रहता। अब आपका समय कैसा है, आपका जो टॉपिक कमजोर है ना, उस टॉपिक कमजोर को दूसरे से पढ़ने का, तीसरे से पढ़ने का, चौथे से पढ़ने का, एक विद्यार्थी से पूछो, दूसरे से पूछो, यूट्यूब से पढ़ो, नेट से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कोई किताब लेकर के पढ़ो। आपको लगा कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, तो उसमें जब तक नहीं आता जब तक छोड़ो मत उसको, जब तक पूरी तरह समझ में नहीं आता ना तब तक उसको छोड़ो मत। ये समय है आपकी तैयारी का। अदरवाइज विज्ञापन के बाद तो फिर क्या करते हैं, एक टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, छोड़ो इसको। जिसने आज के युग में, प्रतियोगिता के युग में एक शीर्षक छोड़ दिया कि यह टॉपिक हमें नहीं पढ़ना, वो कंपटीशन से बाहर है। एक शीर्षक छोड़ना प्रतियोगिता से बाहर होना है। मतलब एक शीर्षक छोड़ना मतलब 2-4 प्रश्नों को छोड़ना। और आजकल तो डेट ऑफ बर्थ से लोग रह जाते हैं, तो 4 प्रश्नों की बात तो बहुत बड़ी बात हो गई। 4 प्रश्नों में तो लास्ट रैंक और फर्स्ट रैंक का फर्क हो जाता है इतने नंबरों में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आप आपकी तैयारी को अभी से कंटिन्यू रखें। 15 तारीख से जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन विद्यार्थी भी उसके साथ जुड़ सकते हैं कंटिन्यूअस, ऑफलाइन बैच के अंदर भी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं कंटिन्यूअस। लगातार जो टेस्ट सीरीज है, लगातार अब नोट्स का जो अपडेशन है वो रेगुलर, और यदि किसी प्रकार का कोई चेंज होता है तो वो भी इसी कोर्सेज के अंदर हम सारे के सारे शामिल करेंगे। लेकिन समय है आपको अपने आप को बचाए रखने का, अपने आप को मोटिवेट रखने का। मैंने बता दिया ये युद्ध से पहले का समय है, ये युद्ध से पहले का समय है। इसमें जो काम कर गया ना वो टॉप पे पहुंचेगा। हो सकता है कि आपकी एफिशिएंसी ऐसी हो कि बाद में भी आप सेलेक्ट तो हो जाओ, लेकिन यदि आपकी एफिशिएंसी ऐसी है कि विज्ञापन के बाद में पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हो, तो आज से यदि पढ़ेंगे ना तो टॉप पे पहुंचोगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको अभी से परिश्रम करने की इत्यादि की आवश्यकता है। तो विज्ञापन इत्यादि का इंतजार यद्यपि हमें अभी महीने 2 महीने करना पड़ेगा, लेकिन ये टाइम आपके पास आपकी तैयारी का है। विज्ञापन तक तो मैं मानता हूं कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, अब आ जाओ। मतलब विज्ञापन के बाद तो केवल आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़े। मतलब टेस्ट सीरीज, विज्ञापन आते हैं हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, फुल टेस्ट सीरीज। जब तक तो आपके टॉपिक टेस्ट चलते रहेंगे, तो फुल टेस्ट के टाइम तक तो आप पूरी तरह से फुली प्रिपेयर मिलो, ये आपको जरूरत है। और 10 टेस्ट यदि आप दे लोगे फुल टेस्ट वाले, तो 10 से क्या 50 आरपीएससी के एग्जाम के बराबर आपको अनुभव हो जाएगा। और इतना अनुभव करने के बाद तो फिर आपको पता ही है, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी से आप तैयारी करें। किसी प्रकार के बहकावे में, किसी प्रकार के बरगलाने में कोई कुछ भी कहे, कोई कहे ना कि विज्ञापन तो आया है नहीं, पढ़ के क्या करें, तो ऐसे कहते मैं कौन सा तैयार था, बढ़िया हुआ विज्ञापन नहीं आया। तो आप ये और कह सकते हो बढ़िया हुआ विज्ञापन नहीं आया, तो मैं तो तैयार था ही नहीं। कल को विज्ञापन आ जाता, आज विज्ञापन आ जाता, दिसंबर में एग्जाम करवा देते तो मतबार हो जाता। अरे ध्यान रखना, शिक्षा विभाग में अब जो वैकेंसी आएंगी ना,
मतलब जो आने वाली वैकेंसी है ये एक्सट्रीम है, चरम है। सुन लीजिएगा, इसी शब्द को समझ लो आप। इसके बाद केवल वो स्कोप बचेगा जो केवल रिटायरों की जगह पर होंगे। रिटायरमेंट वाले जो सीट खाली होंगी ना वहां होंगे। जितने स्कूलें बननी थी ना, आजकल एक गांव में 3-3 सीनियर स्कूल कर दिए। एक गांव में 3-3 सीनियर स्कूल। आगे तो जमाना उल्टा आएगा, स्कूलों को बंद करने की स्थिति आएंगी। वो जो 3 थी ना, हो सकता है 3 को वापस 1 कर दें, तो पद बढ़ेंगे नहीं, पद घटेंगे। ये तो एक्सट्रीम लेवल है। अब सरकार ने जो भी किया, जैसे भी किया, उनका कोई अलग सोच होगी, अलग प्रकार की बात होगी। लेकिन मतलब ये बात मान लीजिएगा, अब जो विज्ञापन आएगा ना, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे, पीछे जितनी थी 3500, संस्कृत सेकंड ग्रेड की बात करें 2500, फिर 1800, अगली बार 1000-1200। अब लेवल लगा लो, आप रीजनिंग भी पढ़ा होगा तो अगली बार कहां तक पहुंचेंगे हम? 400-500 पदों से ज्यादा नहीं आएंगे फिर। और 400-500 पदों में सेलेक्ट होना, क्योंकि आपको पता ही है वैसे भी रिजर्वेशन वाइज अलग अलग, जनरल सीट तो वहां पे 100-125 बस पाती हैं। तो कैसे कर पाओगे आप सारी चीजें? आज टॉप 100 में आना और उसके बाद में सिलेक्शन लेना बराबर है। तो ये चीज आप मान लीजिएगा, ये अंतिम विज्ञापन मान करके, अंतिम स्थिति मान करके, और अंतिम है तो आपको प्रयास अभी से करना पड़ेगा। आप ये मानो कि आपका विज्ञापन आ गया, आपका एग्जाम दिसंबर में हो गया, लेकिन रिजल्ट आने में 9 महीने लग गए, बस इतनी सी बात है। फर्क इतना सा है, आपको रिजल्ट एग्जाम के बाद रिजल्ट में 9 महीने लग गए, इससे बढ़िया आपको एग्जाम के लिए 9 महीने मिल रहे हैं। एग्जाम के बाद रिजल्ट में 9 महीने मिले, आपका कोई फायदा नहीं है उसमें। एग्जाम के बाद तो चाहे साल भर का समय दे, क्या मतलब हमें, लेकिन एग्जाम से पहले यदि हमें 6-7 महीने का समय मिल रहा है ना, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। और गवर्नमेंट चाहे ना, आरपीएससी चाहे, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट 15 दिन में भी दे सकते हैं। ओनली 15 दिन के अंदर भी हुआ है ऐसा। थर्ड ग्रेड का एग्जाम आरपीएससी ने करवाया था एक बार, 10-12 लाख विद्यार्थी बैठे थे, 14 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया था। आरएस का एग्जाम भी कई बार ऐसा देखा मैंने, 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर रिजल्ट दिए हुए हैं, 10-12 दिन के अंदर। तो ये पॉसिबल, इनके पास इतना सिस्टम है। तो आप तो यही कल्पना करिए कि हमें रिजल्ट के बाद में 9 महीने का टाइम मिला था, एग्जाम के बाद में रिजल्ट के लिए 9 महीने का टाइम मिला था, उसकी जगह आपको तैयारी का टाइम मिल गया, आपको श्रेष्ठ करने का टाइम ये मिल गया है। तो अच्छे से तैयारी करें और अभी से बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखें। कोई नेगेटिव बात करे उनको साइड में करें और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। ये फालतू की बातें चलती रहेंगी। मैं तो जब समझदार हुए हैं तब से 4-5 आचार संहिताएं तो देखी हैं। अधिकांश आचार संहिताओं में लोग डिस्टर्ब हुए हैं। अधिकांश चुनावों के समय में लोग 1 महीना, कोई 2 महीना ऐसे गायब रहे हैं। कई बार के सेकंड ग्रेड में भी यही हुआ। वो जो लास्ट में कौन सी एक विज्ञापन आ गया था विद्या संबल का, काफी विद्यार्थियों को कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। वो 1 महीने के डिस्टर्बेंस की वजह से काफी लोग साइड में हो गए। ऐसे डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए अभी से आपको कंटिन्यू होकर के रहेंगे। तो आज मैं विश्वास दिलाता हूं, आज की जो मेरी बात है ना, ये बात आज से 6 महीने बाद जब एग्जाम होगा ना, उस दिन आपको याद आएंगी। आज की बात दोनों प्रकार से याद आएंगी। आज आपने मेरी बात मान ली तो सकारात्मक रूप में याद आएंगे कि वो बातें जो कही थी ना वास्तव में सही बातें थी। और यदि आज मेरी बात नहीं मानोगे तो नकारात्मक भी, गुरुजी ने कहा था यदि हम ये 3 महीने 4 महीने खराब नहीं करते ना, तो आज हमारी स्थिति ये नहीं रहती। ध्यान रखना, एक एक प्रश्न की लड़ाई है, लड़ाई एक एक प्रश्न की है। संस्कृत में तो आपको ये कैपेसिटी लानी पड़ेगी 150 में से 150, तब जाके पार पड़ेगी। संस्कृत में तो अब इतनी एफिशिएंसी लानी पड़ेगी आपको। तो ये समय आपको वही एफिशिएंसी लाने का है और अपने में जो श्रेष्ठता लाने का जो समय है, इसका समय का सदुपयोग करें। किसी प्रकार के किसी भी बहकावे में नहीं आए, किसी प्रकार के बरगलाने में नहीं आए। नहीं आया विज्ञापन, कोई बात नहीं है। आप तो ये मानो कि मैं तैयार नहीं था, बढ़िया हुआ विज्ञापन नहीं आया। अब मेरे पास समय है, क्योंकि मेरे पास तो ये अंतिम अस्त्र शस्त्र यही है। मैं आज तैयार नहीं, मेरे पास जीके कमजोर थी मेरी, अब मैं जीके पढ़ लूंगा। मेरी साइकोलॉजी कमजोर थी, मैं साइकोलॉजी पढ़ लूंगा। मेरा सब्जेक्ट कमजोर था, मैं सब्जेक्ट पढ़ लूंगा। यदि कल को एग्जाम होता था तो मैं क्या करता? मैं विज्ञापन तो आ गया, खुश तो हो गया, लेकिन वो विज्ञापन मेरे लिए विज्ञापन तब माना जाएगा जब मेरा चयन हो। यदि विज्ञापन आ गया, चाहे 10,000 पदों का आ जाए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो विज्ञापन बेकार है। और यदि वो विज्ञापन 100 पदों का आया और मेरा यदि उसमें सिलेक्शन हो गया ना, तो 100 पद भी मेरे लिए ठीक है। तो वो चीज देखो, विज्ञापन आज की तारीख में आता तो हम क्या उसके लिए योग्य थे? आप ये सोचो, कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग तैयार बैठे हैं। उन सबको भी आपको कवर करना है, उन सबको भी आपको क्रॉस करना है।
रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो वो आपको कछुए और खरगोश वाली कहानी आपको सबको पता है। धीरे धीरे कंटिन्यूटी आप बनाए रखेंगे तो आप कछुआ होने के बावजूद भी जीत सकते हो। और जो अपने आप में तुर्रम खां बनते हो, तेज धावक बनते हो, तो चाहे कितने स्पीड वाले हो, बीच में रुक गए ना, ये बीच वाले स्टॉपेज हैं। कौन से? ये इलेक्शन का टाइम, इसमें जो रुक गए ना तो तुर्रम खां होंगे ना, वो भी पीछे हटक जाएंगे। फिर लास्ट टाइम में क्या होता है, फिर अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि ये पढ़े कि वो पढ़े, फिर उनका जो पढ़ा है, फिर लास्ट में क्या डिसाइड करेंगे, चलो छोड़ो सेकंड ग्रेड तो अब की बार गया, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन लास्ट में एग्जाम से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले अपना डिसीजन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? अरे फर्स्ट ग्रेड क्या, अब तो अब सीधा आरएएस बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पूरी नहीं हो पाई। सेकंड ग्रेड की बात आई तो नहीं, अब तो अब की बार मेरा सब्जेक्ट ठीक हो गया, अब मेरे को लगता है मैं फर्स्ट ग्रेड बन सकता हूं, इसलिए मैंने सेकंड ग्रेड तो छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, सेकंड ग्रेड ने उसको छोड़ दिया था, इसलिए वो छोड़ना पड़ रहा है। वो अपने आप का प्रतिस्थापन कर रहा है, अपनी असफलता को दूसरे पर प्रतिस्थापित कर रहा है, अपनी बात को दूसरे के ऊपर डाल रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है कि मेरी तैयारी नहीं हुई ना, अब मैं क्या, मैं वो अंगूर खट्टे वाली कहानी कि मेरे को नहीं मिल रहा, तो मैं अच्छी ऐसी बात को मेरे को सेकंड ग्रेड करनी नहीं थी, पता नहीं कहां पोस्टिंग देते। ठीक है, अभी हुआ ना कई लोगों का, जो कई लोग जो नहीं हुए थे वो कहे मैं 2 नंबरों से रह गया, फिर बाद में पता लगा कि वो तो डबल में भी नहीं था। 2 नंबरों से रह गया तो डबल में क्यों नहीं था, है ना? तो ये चीजें भी, अब डबल वाले से ये भी पता लग गया कि कौन कौन आसपास था। पहले तो क्या था, सेलेक्ट का पता लगता था और बाकी 2 नंबरों से रहते थे सब। जो सेलेक्टेड है ना वो मास्टर थे, और बाकी फेल वाले 2 नंबर से, कोई 4 नंबर से, कोई पॉइंट से। पॉइंट वाले सुने होंगे ना, मतलब पॉइंटों से रह गया, वो बाकी सारे ऐसे थे। अब ये कम से कम ये बात तो अलग हो गई, सेलेक्टेड अलग हो गए, पॉइंट वाले और कुछ नंबरों वाले अलग हो गए, और बाकी सारा कचरा है। तो ये सारी, यदि अभी आपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दिया, वो डबल में नहीं आए ना, तो अभी आप उसी श्रेणी के अंदर है, भीड़ के अंदर है। आप मतलब कम की संख्या में नहीं, ज्यादा में, बहुमत के साथ हो आप। आपको बहुमत के साथ नहीं रहना, आपको अल्पमत में रहना है। 1 लाख लोग एग्जाम देंगे, सेलेक्ट केवल 1000-1500 होंगे ना, तो अल्पमत की सरकार बनानी है, बहुमत की सरकार नहीं। 95,000 या 99,000, 99,000 तो फेल होंगे, वो बहुमत तो उधर है। बहुमत में नहीं रहना आपको, आपको कहां रहना है, अल्पमत में रहना है, मतलब कम जगह पर रहना है। तो ये अभी से आप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट अवश्य तौर पर मिलेगा। और आज के दिन में इससे बड़ा और कोई आपके पास मतलब ये मान लीजिएगा कोई चारा भी नहीं है। अभी से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, आज से ही बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आप ये प्रयास करो कि आगे जो भी टेस्ट होंगे ना, सारे टेस्टों में मेरे को 100% नंबर लेकर के आने हैं, किसी एक भी टेस्ट में 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। ये प्रयास आपको करना होगा, तभी जाकर के एग्जाम के दिन आपको जो चमक गूंजेगी ना, आपके धमक गूंजेगी क्लास की, यहाँ की बातों की, यहाँ के प्रश्नों की, तब वो अलग चमक होगी, अलग धमक होगी। तब आपको पता लगेगा कि क्या गुरुजी ने क्या कहा था आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले। तो अभी से आप अलर्ट होइए, ताकि किसी प्रकार का कोई आपको मन में पछतावा नहीं रहे, और ये सोच करके कि अब ये विज्ञापन लास्ट विज्ञापन, इसके बाद में सब संन्यास आश्रम ले लेना। मतलब जो कुमारावस्था में थे वो गृहस्थाश्रम छोड़ करके सीधा संन्यास में चले जाना। ठीक है, गृहस्थावस्था में है वो सीधा संन्यास में चले जाना। किसका संन्यास? पढ़ाई का संन्यास। मैं वो आश्रमों की बात नहीं कर रहा, पढ़ाई से संन्यास लेना। अब नहीं पार पड़ेगी ना, तो फिर बहुत कठिन है, फिर नए लोगों को आने देना, फिर बच्चों को तैयार करना। वो तैयारी करेंगे, हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, हमारा बच्चा शिक्षक बनेगा, फिर तैयार करना उनको। ये लास्ट चांस आपके पास है, अपने लिए लास्ट चांस है, आपके लिए लास्ट चांस है। बाद में छोड़ देना कि मैं फिर नहीं करूंगा, फिर तो मैं दूसरों को संभलाऊंगा, मेरी किताबें बांध करके गंगा जी में बहा आऊंगा या किसी दूसरे को दे दूंगा। ये सोच करके अभी से तैयारी करिए और अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अभी से तैयार रहें। और 15 तारीख से जो संज्ञा प्रकरण से विषय प्रारंभ हो रहा है, जिन विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनका जितना छूटा हुआ है उसी क्रम से ऑफलाइन बैच के अंदर भी आकर के कंप्लीट करेंगे।